सो गाइस, बात है 1 सितंबर 1939 की, जब जर्मनी ने जो है पहले पोलैंड को कैप्चर किया फायर की स्पीड में, देन फ्रांस को कैप्चर किया, देन उसके बाद अपनी आस पड़ोस वाली कंट्री को कैप्चर करना शुरू किया। बट इस टाइम पर जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था। तब उस टाइम पर जब वो कैप्चर कर रहा था, तब यूएसए और रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज उसको इग्नोर कर रही थी। इग्नोर इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक बड़ी कंट्री थी और अगर वो जो भी उससे खतरा लेता तो उसको भी दिक्कत थी। इस वजह से ये लोग इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद जर्मनी जब ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था, उसने दो बड़ी गलती की। मतलब उसकी टीम ने एक्सिस पावर्स ने दो सबसे बड़ी गलती की। पहली गलती जर्मनी ने कि रूस पर हमला करके, क्योंकि जैसे उसने रूस पर हमला किया, बाकी की जो अलाइड पावर्स थे, अलाइड पावर में जैसे हमारे पास यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो कंट्रीज थी, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। और ये जर्मनी की पहली बड़ी गलती थी। इसी के साथ दूसरी जो गलती थी जर्मनी के साथ, जो जापान था, उसने दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा। वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि जब जापान ने जो है यूएसए के पर्ल हार्बर नेवल बेस, मतलब वहां पर नेवी का बेस था, वहां पर हमला किया। उसने सोचा मैं इस टाइम पर यूएसए पर हमला कर देता हूँ। और जापान ने यह भी गलती की कि उसने यूएसए पर हमला कर दिया, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट पता है, यूएसए का दोस्त दुश्मन के बराबर होता है। मतलब यूएसए का जो दोस्त होता है वो दुश्मन के बराबर होता है। तो आप लोग ये सोच लो, जब यूएसए का दुश्मन होगा तो वो कितना बेदर्द से मारेगा। तो यूएसए बहुत ही खतरनाक देश था। तो जब जापान ने ये दो गलतियां की, सो गाइस ये थी सबसे बड़ी गलतियां जर्मनी और जापान की, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। सो गाइस चलिए अभी हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस देखो, सो गाइस चैप्टर का नाम है वर्ल्ड वॉर 2 आईसीएससी 10th विथ नोट्स। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो पावर्स अलग अलग, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होगे। दो पावर्स थी, एक थी एक्सिस पावर, एक थी अलाइड पावर। एक्सिस पावर में हमारे पास आता है जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, और यहाँ पर जो हमारे पास जर्मनी हो गया, ये आता है एक्सिस पावर में। बात करें अगर अलाइड पावर में, अलाइड पावर में आता है फ्रांस, ब्रिटेन और यहाँ पर यूएसए। पर रसिया पहले एक्सिस पावर की तरफ होता है, पर उसके बाद वो अलाइड पावर को ज्वाइन कर लेता है। तो आई होप आप लोग की बात समझ में आई होगी। पूरा चैप्टर 20 मिनट में खत्म होने वाला है। उसके पहले गाइस हैप्पी होली टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हम लोग वर्ल्ड वॉर चल रहा है। आज के हमारे इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आप सभी को हैप्पी होली। आप लोग अच्छे से ज़्यादा कलर मत खेलिए, क्योंकि कलर हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो कलर ज़्यादा मत खेलना। आगे देखते हैं, बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल वॉर, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम लोग ग्लोबल वॉर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? कारण आप हमसे पूछोगे तो हम ये बताएंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड, मतलब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन लोग मारे गए थे, मतलब 5 करोड़ लोग मारे गए थे सिर्फ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिर्फ 1.7 करोड़, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो ये कारण था कि ये ग्लोबल वॉर था, मतलब बहुत ही लोग मारे गए थे। और अभी ये बात मैं सिर्फ मारने कर रहा हूँ, अब आप लोग ये समझ लीजिए 10-12 करोड़ के आसपास लोग घायल हो गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं इसे हम लोग ग्लोबल वॉर बोल सकते हैं। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 कंट्रीज इन्वॉल्व भी थी, तो ग्लोबल वॉर ही हो जाएगा। बात करें अगर इसके कॉसेस के, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वॉर बिकॉज नॉट ओनली सोल्जर्स बट कॉमन सिविलियंस ऑल्सो वर इन्वॉल्व। मतलब इसमें खाली सोल्जर्स नहीं थे, इसमें जो नॉर्मल जैसे हम और आप भी इस वॉर में इन्वॉल्व थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, क्योंकि केवल सोल्जर्स थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम और आप जैसे लोग भी इन्वॉल्व थे। तो आप लोग समझ सकते हो, इट वॉज नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 बट द हार्श ट्रीटीज एंड कंडीशन। ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2, ये पहले वर्ल्ड वॉर की कंटिन्यूएशन नहीं है। ये एक तरह से जो हार्श, मतलब जर्मनी को एक तरह से एकदम आप समझ सकते हो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी दी गई थी, जिसको उसे फॉलो करना था, क्योंकि वो हार चुका था। तो उसे ट्रीटी का साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल कारण है पहले वर्ल्ड वॉर के एंड का और दूसरे वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग का। मतलब जो दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसका अगर आपसे कोई मेन कारण पूछे तो आप बताना, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल विच ह्यूमिलिएट द जर्मन्स एंड एडोल्फ हिटलर वाज कमिंग टू द पावर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगिंस। मतलब जब एडोल्फ हिटलर पावर में आया तो उसको गुस्सा आ चुकी थी और वो उसने पूरा कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। एंड इसमें ये हमारा सिविल वॉर है, ग्लोबल वॉर है, क्योंकि इसमें नॉर्मल पीपल भी अवेलेबल थे। तो आई होप आप लोग को इतनी समझा होगा। बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ। ओके, तो गाइस स्लाइड नंबर 2 आती है कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या क्या कंडीशंस थी। पहला, द ट्रीटी डिक्लेयर द जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन। ये बात बहुत ही मेन है। मतलब उस ट्रीटी से जैसा, मतलब वुड्रो विल्सन कौन थे यार, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम का, उन्होंने कुछ ऐसे रूल और नियम लिखे जिससे उससे पढ़कर जर्मनी को चिढ़ आ गई थी। इस वजह से ये कारण था। आगे लिखा हुआ जर्मन्स वॉट रिक्वायर्ड टू पे अ लॉस। हाँ, उसको $33 बिलियन देना पड़ा था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खर्चा था। तो $33 बिलियन उसकी आखिरी किस्त जर्मनी ने 2010 में चुकाई थी। मतलब ये जो $33 बिलियन देने थे, वो अभी तक जर्मनी ने उसकी आखिरी किस्त 2010 में चुकाई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कितना ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा जर्मनी के लिए। आगे लिखा हुआ है
द एरिया ऑफ द राइन वैली वाज टू बी डिमिलिटराइज्ड एंड जर्मन टेरिटरी वो वेस्ट ऑफ राइन वाज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड ट्रूप्स फॉर 15 ईयर। मतलब कि जो जर्मनी की राइन वैली थी, जो जर्मनी का रूर के पास की राइन वैली थी, उसको अलाइड पावर्स 15 साल के अपने कब्जे में कर लिया। मतलब वहां से बहुत ज्यादा कोल होता था। अब वो एक पैसा था जिसकी वजह, वो एक सोर्स है जिसकी वजह से ये जो $33 बिलियन उसे देने थे वो उसे पे कर सकता, लेकिन उससे वो भी ले लिया गया ताकि वो बहुत ही मुश्किल के साथ $33 बिलियन दे। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। चौथा पॉइंट आता है जर्मनी लॉस्ट एलिस एंड लॉरेन टू फ्रांस। मतलब फ्रांस से वो अलास्का और लोरेन हार गया था और यूपेन एट मेलमेडी बेल्जियम से हार चुका का मतलब जब वो हारा गया, जब एक्सिस पावर हार गई उसके बाद इनसे ले लिया गया। और इस क्लेस्विक टू डेनमार्क, ये डेनमार्क से हार गया। एंड टेंजिन बिकम अ फ्री पोर्ट इन द पोलिश टेरिटरी। मतलब ये पोलिश टेरिटरी का फ्री पोर्ट बना। आई होप आप लोग की बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं गाइस, किसको इतनी बात समझे। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल देखो, जर्मनी सीडेड द पार्ट ऑफ प्री वार टेरिटरी टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया। मतलब देखो जर्मनी बहुत सारी अपनी कंट्रीज हार चुका था, तो मतलब बहुत सारे अपने स्टेट हार चुके थे, जैसे फ्रांस एंड लोरेन एंड बेल्जियम इट मैंडम, ये सब जो कंट्रीज हार चुका था, इसको उसे लेना भी था, तो ये भी एक कारण था। आगे लिखा हुआ है द कोल माइन इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार वर सीडेड फ्रांस फॉर 15 years एंड द एरिया वाज गवर्न बाय द लीग ऑफ नेशंस। मतलब उसका एक एरिया था जर्मनी में सार, जिसमें से कोल होता था 15 साल के लिए वो यूनाइटेड नेशन के अंदर आ चुका था। मतलब ये उसका भी ये भी नहीं रहा। जर्मनी लॉस्ट हर कॉलोनीज टू द विक्ट्रियस एलाइज ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल से ये सब अपनी कॉलोनीज को हार चुका था। जो वहां पर कैप्चर किया था वो सब हार चुका था वो। मतलब उसने जो कैप्चर कर रखा होगा वो सब वो हार चुका था, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर हार चुका था। आगे लिखा हुआ जर्मन कॉलोनीज इन द पैसिफिक एंड एरियाज अंडर द कंट्रोल इन चाइना वर गिवन टू जापान। चाइना वाज अलाइन्ड विद द अलाइज ड्यूरिंग द वॉर बट हर एरिया अंडर द जर्मन कंट्रोल वर गिवन टू जापान। मतलब जर्मनी ने जहां पर भी कैप्चर कर रखा था वो सब एरिया उससे ले गए और उसको $33 बिलियन भी देना पड़ा। ऊपर से उसका सार जहां से कोल होता था 15 साल के लिए वो यूनाइटेड नेशन के अंदर, लीग ऑफ नेशन के अंदर आ चुका था। और जो उसकी राइन वैली थी उसको भी 15 साल के लिए फ्रांस ने ले लिया था। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी ये, जिसकी वजह से भाई किसी गुस्सा आपसे मान लो कर दिया है, आपको ना कुछ करना, ना खेलना है, ना बाहर जाना है, ना आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपको स्कूल नहीं जाना, आपको सिर्फ पढ़ना है घर पर। तो आप लोग समझ सकते हो आपको अंदर एक गुस्सा आ जाएगा ना। यही सेम जर्मनी के साथ हुआ था। आगे 9th पॉइंट आता है द जर्मन आर्मी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू फोर्स। जर्मन की आर्मी 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, नेवी 15,000 से ज्यादा नहीं होगी, और उसके पास 24 से ज्यादा शिपें नहीं होंगी, और एयरफोर्स को और सबमरीन को बैन कर दिया गया था। मतलब उसकी कंट्री में खाली 1 लाख सोल्जर्स, 15,000 नेवी फोर्स, 24 शिप्स, और जो एयरफोर्स है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई, और जो सबमरीन है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई। आगे लिखा हुआ द ट्रीटी ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस ट्रीटी के बाद जो बेल्जियम का उसने पार्ट कैप्चर किया था, पोलैंड पर कैप्चर किया था, चेकोस्लोवाकिया पर कैप्चर किया था, यूगोस्लाविया पे कैप्चर किया था, ये सब उससे ले लिए गए। और 9th पॉइंट आता है हमारे पास 11th पॉइंट द कॉन्वेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन वाज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। आई होप आप लोग को ये सब बातें समझ आ गई होंगी। तो ये सिंपल सी बातें थी। आगे देखते हैं। अभी दूसरा कारण आता है हमारे एडोल्फ हिटलर जी। क्या दूसरा कारण क्या था हमारा एडोल्फ हिटलर जिसके दूसरे कारण थे। दूसरे कारण कहने का मतलब देखो 20 अप्रैल 1889 से 30 अप्रैल 1940 तक इनका मतलब कि 30 अप्रैल 1945 तक इनका सेशन था। मतलब 20 अप्रैल में आए, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एज अ सोल्जर लड़ा, देन सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो डिक्टेटर बने, और उसके बाद 30 अप्रैल 1945 उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। जी हाँ, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि इनको पूरी तरह सरेंडर हो चुका है। मतलब इन्होंने जर्मनी ने अपने मतलब सेंटर में होता है, उसने चारों तरफ के कंट्री पर कैप्चर कर दिया था, 1 बाय 1 सब पर हमला कर दिया था। अब अगर सबको गुस्सा आ गया तो मिलकर जर्मनी पर हमला करने जा रहा था, तभी एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, ताकि जो जर्मनी कंट्री है उस पर कोई डैमेज ना आ सके, ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो पाए। तो बात करें हिटलर वॉज एन ऑस्ट्रियन बॉर्न जर्मन पॉलिटिकल हु वॉज द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी फ्रॉम 1933 अंटिल हिज डेथ। मतलब 1933 से 1945 तक वो जर्मन रहा, मतलब डिक्टेटर रहा जर्मन का। मतलब आप लोग समझ सकते हो अगर इसके बाद वो जीता तो वो डिक्टेटर ही रहता, मतलब एक बहुत जाना माना लीडर है। आगे ही वॉज एन एग्रेसिव माइंडेड एंड वेरी पावरफुल लीडर इन हिज टर्म ऑफ रूल। ये बहुत ही अग्रेसिव माइंड का था। मतलब इसको एकदम जैसे होते नहीं भगत सिंह, लाइक भगत सिंह हो गए, उनको कुछ भी बोल दो तुरंत लड़ लेंगे, वो सहन करने वाला नहीं। लाइक महात्मा गांधी की जगह सहन करो, ये सब नहीं उनके अंदर, ये लोग एग्रेसिव होते हैं। एंड जर्मनी वॉज एट इट्स पीक इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेंशंस। ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। मतलब इस टाइम पर कहते हैं ना जर्मनी पूरी तरह से फायर में था। फायर इन द सेंस कि उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, वहां पर बहुत सारी इन्विटेशन मतलब कि इन्वेंशंस हो चुके थे। इस वजह से वो चाहता था कि अभी हम लोग पावरफुल हो चुके हैं, अब हम लोग को वर्ल्ड वॉर 1 का बदला लेना चाहिए। तभी उसने
1 सितंबर 1939 को उसने हमला करना स्टार्ट कर दिया पोलैंड, देन फ्रांस, देन ऑल अदर कंट्रीज। आई होप आप लोग की बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं, बात करेगा इस फिर से एक रीजन आता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो कि मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं आपको दोबारा बताने वाला नहीं हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लो। आगे देखते हैं, आगे आता है राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। तो फैसिज्म का राइज हुआ इटली में, नाजिज्म का राइज हुआ जर्मनी में। कारण ये था कि 1919 के बाद गैप आ गया, और उस गैप के बीच में कंट्री बहुत ही ज्यादा डेब्ट में, उधार में, कर्जे में चली गई। इसके बाद यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप उस कंट्री को चला नहीं पा रहा था। इस वजह से जर्मनी और इटली में एक नया लीडर, एक नया डिक्टेटर आना पड़ा, जिसका इटली में आया बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में आया हमारे पास एडोल्फ हिटलर। तो आप लोग की बात समझ होगी, देव बोथ वर रिवेंजफुल, मतलब ये दोनों बहुत ही रिवेंजफुल आदमी थे। मतलब इनसे अगर आप लोग एक करोगे तो एक मारोगे तो 2 मार के जाएंगे पक्का था, भले ही बाद में हार जाएं। मतलब इनके अंदर गुस्सा नाम की चीज बहुत ज्यादा थी। तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में हमने सब पढ़ चुका है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और जो हमने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर, उसको भी 150 से ज्यादा लोगों ने देख चुका है, तो उसकी भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, उसको भी देख लेना। आगे बात करते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। अभी मैंने आपको इंट्रो में ही बोला कि जब जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और अदर्स अपनी आसपास की कंट्रियों में हम कैप्चर कर रहा था, तब रसिया और जो यूएसए जैसी बड़ी कंट्री उसे इग्नोर कर रही थी। अपीसमेंट का मतलब ही होता है इग्नोर करना। मतलब बड़ी कंट्रियां उसे इग्नोर कर रही थी। इग्नोर इसलिए कर रही थी, कारण ये था कि उसको यूएसए और रशिया को लगता था अगर ये फायर में है, जर्मनी क्या था, फायर में था, और अगर कोई उससे पंगा लेता तो पक्का था हमला तो वो करता, भले चाहे बाद में वो मारा जाए, हारा जाए, उसको इस बात की टेंशन नहीं थी। पर उसको पता था अगर मैं उससे पंगा लूंगा, यूएसए और रशिया सोच रहे थे अगर मैं उससे पंगा लेता तो मैं पक्का मारा जाता, भले ही मैं जीत जाऊं, पर डैमेज दोनों तरफ से होता ना, तो दिक्कत होती। इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंट्रियां थी ये इसे इग्नोर कर रहे थे। लिखा हुआ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। अपीसमेंट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ कंसिलिएटिंग एन एग्रेसिव पावर एट द एक्सपेंसेस ऑफ सम अदर कंट्री। इट मींस एक्सेप्टिंग द हॉस्टाइल डिमांड्स ऑफ एन एग्रेसिव नेशन टू गेन पीस। ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए जैसी कंट्री ने जो मतलब की पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट थी इसको अपनाया और उसको इग्नोर करता गया। इग्नोर करते करते बाद में वो यूएसए और जापान पर भी अटैक कर देता है, यूएसए और रशिया पर भी अटैक कर देता है, जो कि एक कारण होता है जर्मनी के हारने का। आई होप आप लोग को पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट समझ में आएगी। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट का मतलब इग्नोर करना। जो बड़ी कंट्री से वो जर्मनी को इग्नोर कर देती है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई। जिसको जिसको समझ में आई वो इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है विद नोट्स। आपको पता है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम आप लोग के लिए नोट्स प्रिंट करें, तो सिंपल सी बात, हमने जहां से भी नोट्स लिए उसके लिए सॉरी, पर हमने क्रोम या गूगल कहीं से भी लिए, इसके लिए आपको मतलब नहीं पता। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग आपके लिए नोट्स बनाए, बट फिर भी लाएंगे आपके लिए क्वालिटी कंटेंट अच्छा है। आगे देखते हैं। ओके, आगे आता है जापान अटैक ऑन चाइना। ये भी एक गलती थी जापान की। मतलब जापान ने पहले चाइना देन पर्ल हार्बर पर अटैक किया। ये भी एक गलती थी, क्योंकि अगर जो कोई भी कंट्री यूएसए का दोस्त से, मतलब कि जो यूएसए का दोस्त होता है वो दुश्मन के बराबर होता है, तो यूएसए का मतलब फिर आप सोचो यूएसए का जो दोस्त होता है वो दुश्मन के बराबर होता है, तो यूएसए का दुश्मन किस कंपेयर में रहा होगा, मतलब यूएसए ने उसके साथ क्या ही किया होगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जापान अटैक ऑन चाइना। मतलब जापान ने चाइना पर अटैक किया। जापानीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंसेस वाज अनदर कॉज ऑफ द वॉर। मतलब कि जापान की जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंसेस थी ये एक और कारण थी जिसकी वजह से हमारे पास वर्ल्ड वॉर हुआ। जापान एम्बिशंस रोज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। शी वाज डिटरमाइंड टू डोमिनेट द फार ईस्ट। इन 1931 जापान इंटरवेंडेड इन मंचूरिया। मतलब कि 1931 में क्या किया, जापान ने चाइना के मंचूरियन पार्ट में कैप्चर कर दिया। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंचूरियन नहीं, मैंचूरिया पार्ट था वो, हंसना मत, मैंचूरियन नहीं, वो मैंचूरिया पार्ट था जिस पर जापान ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। आगे लिखा हुआ है ऑक्युपाइड इट एंड सेट अप गवर्नमेंट देयर। मतलब कि उन्होंने जापान ने मैंचूरिया को ऑक्युपाई किया और वहां पर उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली। आगे आगे क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास 1931 In 1933, जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशन एंड स्टार्टेड ऑक्युपाइंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रॉपर्टीज। मतलब उसके बाद 1931 में उसने क्या किया, जो लीग ऑफ नेशंस थी उसे छोड़ दिया। उसमें यूएसए ने बनाई, वुड्रो विल्सन ने बनाई, लेकिन वहां पर वो थे नहीं, उनकी कंट्री उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। इस तरह क्या किया, जापान ने भी इसको छोड़ा और फिर वो ब्रिटिश और अमेरिका जैसे प्रॉपर्टीज को कैप्चर करना शुरू किया। ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। ब्रिटेन और फ्रांस पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट मतलब वो इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि जो बड़ी पावर, जब कोई पावर हारने के बाद, मतलब कोई भी कंट्री हारने के बाद दोबारा पावर में आती है, उसके अंदर गुस्सा होता है। वो गुस्सा
अगर आप उससे 3-5 करोगे तो पक्का वो आपके ऊपर गुस्सा निकाल देगा। इस वजह से ये लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। दस द वार वॉज इनविटेबल अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं। तो जापान अटैक ऑन चाइना भी एक गलती थी, आप लोग मान सकते हो। मतलब कि जर्मनी वालों ने जितने भी हमले किए वो एक तरह से गलती थी, क्योंकि अगर ये लोग ना करते तो ये लोग ना हिटलर मारा जाता ना वो आदमी हत्या करता। आगे हिटलर इन्वेशन ऑफ पोलैंड, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। हिटलर ने जो है पोलैंड पर कब्जा लाइट की स्पीड से, मतलब बिजली की तेज रफ्तार से 3 हफ्ते में पूरे पोलैंड को कैप्चर कर लिया। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे 3 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 18 दिन हो गए थे और रशिया यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा था। बट बाद में एकदम 19वें 20वें दिन रशिया यूक्रेन ने कहा चलो मैं हार मानता हूं, क्योंकि उसको जो वेपन्स का सपोर्ट था वो आना कम हो गया था। और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो 3 हफ्ते में पूरी कंट्री खत्म कर दी जर्मनी ने। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी स्पीड में आया होगा, कितना इसके अंदर गुस्सा भरा होगा। बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन ऑर्डर टू गिव अ लैंड रूट पोलैंड अप टू द सी पोर्ट एंड द, मतलब उसके पार्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसके पार्ट को ले लिया गया था, उसी को वो बदला लेना चाहता था। चाह रहा था कि मैं जो पार्ट मेरा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिया गया उसको मैं दोबारा से कैप्चर कर सकूं। The city of Danzig was inhabited mainly by the Germans and by the occupying Danzig corridor Germany could connect with his Persia। मतलब इसके बाद क्या क्या उसको जो एक Danzig एरिया था उसको भी कैप्चर कर लिया गया। जर्मनी साइंड अ नॉन एग्रेशन पैक्ट विथ रशिया इन अगस्त 1939। मतलब कि जर्मनी ने नॉन एग्रेशन पैक्ट रशिया के साथ साइन किया था 1939। नॉन एग्रेशन पैक्ट ये क्या होता है? ये होता है कि इसमें इन्होंने कहा था ना जर्मनी रशिया पर हमला करेगा ना रशिया जर्मनी पर हमला करेगा, पर इस पैक्ट को रशिया ने तोड़ दिया था, क्योंकि बाद में वो अलाइड की तरफ चला जाता है। पहले एक्सिस की तरफ होता है पर ये बाद में अलाइड की तरफ चला जाता है। ये भी एक कारण होता है हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। अगर रशिया ना मारता तो शायद यूएसए को झेल सकता था, बट अब रशिया और यूएसए बड़ी बड़ी पावर अगर अपोजिट में आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। आगे आता है यहाँ पर गाइस हमारे पास हिटलर इन्वेशन ऑफ पोलैंड इमीडिएट कॉज। हाँ, हिटलर ने जब पोलैंड पर कैप्चर किया तो ये एक इमीडिएट कॉज हुआ करता था। ऑन सितंबर 1, 1939 द जर्मन आर्मी मार्च इनटू द पोलैंड। फ्रांस एंड ब्रिटेन गिव एन अल्टीमेटम टू जर्मनी। इन रिप्लाई जर्मनी अटैक फ्रांस। उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया। ऑन सितंबर 3 ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर। मतलब 1 सितंबर को क्या किया? 1 सितंबर को उसने पोलैंड पर अटैक किया, देन फ्रांस पर अटैक किया। उसके बाद दो दिन बाद 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। एंड द इन्वेशन ऑफ पोलैंड मार्क द बिगनिंग। मतलब जैसे अगर जर्मनी पोलैंड को कैप्चर ना कर रहा होता तो ये वर्ल्ड वॉर होता ही ना, मतलब ना उसके ऊपर हमले होते और वो बच जाता, पर उसने कैप्चर करना शुरू किया तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया। आगे लिखा हुआ है द इन्वेशन ऑफ पोलैंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। द जर्मन आर्मीज कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोलैंड लेस देन 3 वीक्स सो एज टू इंश्योर दैट नो एड रीच पोलैंड। मतलब उसने पोलैंड को बचाने के लिए कोई नहीं आया, उसको 3 हफ्ते के अंदर जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया। आगे आते हैं सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे पास। सम इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले आता है अटैक ऑन पर्ल हार्बर, जो कि गलती की थी किसने? जापान ने हमला कर दिया था। मतलब कि दिसंबर 7 ही रहा था। दिसंबर 7 को जनरल टोजो ने क्या किया था? एक सरप्राइज अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर कहाँ था? यूएसए का, जहाँ पर यूएसए का नेवी का बेस था, मतलब जहाँ पर नेवी वाले पीपल्स रहते थे वहां पर उसने हमला कर दिया। और गलती इसमें ये नहीं थी कि उसने हमला कर दिया, गलती इसमें ये थी कि वो पूरी तरह से वो खत्म ही नहीं कर पाया। तो उसमें बहुत सारी चीज थी जो डैमेज हुआ था, उसको यूएसए ने दोबारा बना लिया। उसके बाद 2-3 साल बाद उसने रशिया पर हमला, जापान पर हमला कर दिया। बम्बिंग ऑफ इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग उसने कर दी, न्यूक्लियर बम गिरा दी। यही कारण था, ये गलती थी जापान की। लिखा हुआ है द ओनली मिलिट्री फोर्स दैट जापान हैड टू फियर मतलब कि जो गलती थी यही थी जापान की। फियर द यूएस पैसिफिक फ्लीट बेस्ड एट द पर्ल हार्बर इन हवाई ऑन December 7, 1941। जापान अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ जनरल टोजो ऑर्डर्ड अ सरप्राइज एरियल अटैक ऑन द पर्ल हार्बर। आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? द बैटलशिप्स वर संक एंड द इंपॉर्टेंट एयरफील्ड वर डिस्ट्रॉयड। 3700 पीपल वर किल्ड। मतलब ये जापानी गलती जिसमें 3700 लोगों ने मारा था। मैं आपको बता दूं, जब 1128 एक शिप जा रही थी जिसमें 1128 लोग में से 1153 लोग में से 128 यूएसए के थे। 128 लोग यूएसए के थे। तब यूएसए ने क्या बुरा हाल किया था जर्मनी का, आप लोग समझ सकते हो। अभी यहाँ पर उसके 3700 लोग मार दिए गए, मतलब उसके 150 गुना ज्यादा लोग मार दिए गए। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर यूएसए का रिएक्शन क्या ही होगा। ओके, the Japanese made 2 circular mistakes at Pearl Harbor. They did not destroy the ship. Repair facilities at the base near nor did they seek out destroy the US carriers. As a result, most of the ships that were damaged were soon back in action. मतलब जितनी उन्होंने डैमेज की थी वो दोबारा से यूएसए में एक्शन में आ चुकी थी और उसके बाद जापान के लिए हो चुकी थी दिक्कत। और अभी इसके बाद देखना हमला होगा। आगे आता है ये देखो, मैंने बात की ना, अब इसके ऊपर हमला होने वाला है।
तो यहाँ पर आने वाला है हमारे पास, ओके, यहाँ पर आने वाला है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अभी जो जापान ने गलती की थी इसका उसे भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उसने गलती भी की तो भी किसके साथ, यूएसए के साथ। अब आप लोग समझ सकते हो, यूएसए सभी कंट्रियों का दद्दा है, वो दद्दा। आप लोग उसे यूएसए मत बोलना, आज के बाद आप लोग उसे दद्दा बोलना, क्योंकि वो सभी कंट्रियों का बाप है, दद्दा। मतलब अपनी कंट्री से उसका डेवलपमेंट 150 साल आगे, मतलब अगर अपनी कंट्री अगर यूएसए 150 साल पीछे आता है तब हमारी कंट्री की उससे बराबरी होगी। तो आप लोग समझ सकते हो दादा है सबका, मतलब बहुत पहले से वो उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। तो द अमेरिकन स्टार्टेड देयर ऑफेंसिव अगेंस्ट जापान टू लिबरेट द आइलैंड ऑफ द साउथ वेस्ट पैसिफिक। द अमेरिकन नेवी एंड द एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड द जापानीज फ्लीट, बट जापान, मतलब पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले यूएसए ने सोचा यार चलो हल्का फुल्का हमला कर देते जापान पर, तो उन्होंने साउथ वेस्ट पैसिफिक पर हमला किया। आप लोग समझ सकते हो, वहाँ पर हॉन्शू, उसके बाद शिकागो, उसके बाद रिव्यू, मतलब उस जापान जो है ना उसमें 5 बेसिकली कंट्री हैं, 5 छोटे छोटे पोर्ट हैं, जिसमें आता है हॉन्शू, हिरोशिमा, हॉन्शू, उसके बाद शिकागो, देन रिव्यू, ऐसे करके 5 कंट्री, 5 आइलैंड है। उसके बाद उसने हमला किया। पहले यूएसए ने हल्का फुल्का हमला किया, सोचा इसे शायद सुधर जाए, बट जापान वॉज स्टिल फर्मली एंड स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड इन चाइना, मंचूरिया एंड अदर प्लेसेस। मतलब इसके बाद भी वो क्या करना, कैप्चर करने में लगा हुआ था। इन 1945 द जापानीज इन द फिलीपींस फॉर्म्ड अ स्पेशल फोर्स कॉल्ड द कामकीजे। मतलब 1945 में जापान ने फिलीपींस में एक फोर्स फॉर्म की जिसका नाम था कमिकाजे, KAMIKAJD, कमिकाजे। द सुसाइड एयरक्राफ्ट यंग जापानीज पायलट्स स्टेड एंड एक्सप्लोसिव एंड ओके। मतलब उसके बाद क्या किया, फिर जापान जब हमारे पास यूएसए ने हल्का फुल्का हमला किया जापान के ऊपर, तब जापान को और गुस्सा है, उसने फिलीपाइन में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कामिकाजे, और उसके बाद उसने क्या किया, बम्बिंग करना शुरू कर दिया अमेरिकन शिप के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हिरोशिमा पर बम्बिंग की बारी। मतलब 6 तारीख को, अगस्त 6, 1945 को हिरोशिमा पर बम्बिंग हो जाती है। बट जापान यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं था। जापान ने 6 के बाद फिर अमेरिका पर हमला करना शुरू किया। फिर अमेरिका को फिर गुस्सा आया और उसने फिर 9 तारीख को दूसरा बम्बिंग किया नागासाकी। मतलब पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किया, फिर दूसरी बम्बिंग उसने की 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर। उसके बाद 10 अगस्त को जापान आर्मी सरेंडर कर देती है। इट डिस्ट्रॉयड हाफ ऑफ द सिटी, किलिंग थाउजेंड ऑफ पीपल डिस्पाइट द टेरिबल डिस्ट्रक्शन। द जापानीज स्टिल रिफ्यूज टू सरेंडर। On August 9, 1945, another bomb was dropped on Nagasaki. On September 2, Japan surrendered unconditionally after 6 long years. World War II has over. मतलब कि उसके बाद 2 सितंबर को जापान ने, मतलब 9 सितंबर को उसके ऊपर बम गिराया गया। फिर 2 सितंबर में उसने कहा कि अब मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, क्योंकि अब मैं जीतने वाला नहीं। उसकी 2 बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो चुकी थी पूरी तरह से, और उसका इम्पैक्ट आज भी देखा जाता है। वहाँ के लोग जो होते हैं वो डिसेबल पैदा हो रहे हैं, मतलब बॉर्न हो रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो जो न्यूक्लियर बम होते हैं वो क्या ही होते हैं। आई होप आप लोग कितना समझाया होगा ना। 6 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। आपसे अगर इसकी टाइमिंग पूछी जाए तो आप बताना 1939 से 1945। आई होप आप लोगों को समझाया होगी। अगर आपको कोई न्यू चैप्टर चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई न्यू चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हैप्पी होली एक बार और मैं आपको कहना चाहूँगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।